हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के टॉपिक वाइज प्रश्नों के बारे में। और 50-50 प्रश्नों की आपके जो है एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। आपको पता है कि साथियों, हमने सबसे पहली क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण से संबंधित 50 प्रश्न देखे थे। उसके बाद आपके दूसरी क्लास जो हुई थी, उसमें आपके अभ्रंश साहित्य के 50 प्रश्न, तीसरी क्लास में आपके सिद्ध साहित्य के 50 प्रश्न, चौथी क्लास में आपके नाथ साहित्य, पांचवी क्लास में साथियों आपके कौन सा जैन साहित्य, छठी क्लास में आपके साथियों कौन सा साहित्य है, रासो साहित्य है, और सातवीं क्लास जो कि आज आपकी सातवीं क्लास है, इसमें हम कौन सी साथियों लौकिक साहित्य की बात करेंगे। इससे संबंधित आपके लगभग कितने 40 से 50 प्रश्न आपके सामने डेली में लेके आती हूँ और व्याख्या सहित यहाँ पे आपको हल करवाती हूँ, ताकि साथियों आपको इन 50 प्रश्नों के साथ साथ आपको कम से भी कम ऐसे मान लो कि साथ ही साथ आपके 100 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ हमेशा आपको इसी प्रकार जुड़े रहना है। अभी हम आज के आप जो आदिकाल की क्लास है, ये बिल्कुल आज आपकी अंतिम क्लास है। उसके बाद कल से आपकी जो क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, भक्ति काल से संबंधित आपके 50-50 प्रश्नों की व्याख्या सहित जो है आपकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। अभी तक भी साथियों आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि साथियों आपको पता है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की मैं बात करती हूँ। अमीर खुसरो की हिंदी रचना है। देखो साथियों, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी और शुरुआत में ही बता देती हूँ कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो साथियों और शेयर कर देते हो, तो शायद मुझे लगता है इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ कि स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, देखते तो लगभग संख्या जो है साथियों, कभी कभी व्यूज की संख्या 1000 भी आ रही है, 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं, लेकिन उसमें लाइक की संख्या कितनी है, 50 है। क्यों, आपका हाथ दर्द करता है क्या वीडियो को लाइक करने से? तो प्लीज आप मेरे लिए इतना सा कर सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। अमीर खुसरो की हिंदी रचना कौन सी है? यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो की हिंदी रचना कौन सी है। पहेलिया, पदावली, वसंत विलास और इंद्रावती। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो की हिंदी रचना कौन सी है साथियों, तो वह कौन सी, पहेलिया, है ना। बिल्कुल पहला नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अमीर खुसरो की देखो रचना के बारे में। अमीर खुसरो की रचना से संबंधित कुछ विशेषता आपके सामने दी हुई है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जो है साथियों जवाहरे खुसरवी के नाम से हुआ था। किसके नाम से? जवाहरे खुसरवी के नाम से इनका प्रथम संकलन हुआ था। और कब हुआ था साथियों? 1918 में मौला रशीद अहमद सलीम ने अलीगढ़ से इसे प्रकाशित करवाया था। कहाँ से? अलीगढ़ से इसे प्रकाशित करवाया था। बात करते हैं द्वितीय संकलन की, तो 1922 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने खुसरो की कविता हिंदी कविता नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित करवाया था। बिल्कुल मोस्ट आपके साथ ये द्वितीय संकलन आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से फिर से प्रश्न बन जाए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है। साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आपके पहले पूछा गया था। ये आपके प्रश्न पूछा गया था 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर का लेवल आता है आईपीएस का, वो बहुत ही अच्छा आता है ना। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है वर्ण रत्नाकर को, खुसरो की पहेलिया को, सिद्ध साहित्य को या फिर नाथ साहित्य को। बिल्कुल आपका जो प्रश्न है साथियों, किसे परिगणित नहीं किया जाता है, तो अमीर खुसरो की रचना कौन सी साथियों? खुसरो की पहेलिया, ना। ब नंबर का ऑप्शन आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये क्या थी इनकी हिंदी रचना थी, है ना। पता होना चाहिए आपको ये इनकी क्या थी, हिंदी रचना थी। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा कैसी है? मगही, मैथिली, मागधी या फिर भोजपुरी। विद्यापति की पदावली की भाषा कैसी है साथियों? तो कैसी भाषा है? मैथिली भाषा है। कैसी भाषा है? मैथिली भाषा है। हम बात करते हैं साथियों विद्यापति की पदावली के बारे में। देखो पदावली इनकी, देखो विशेष तथ्य की हम बात करते हैं। विद्यापति कैसे जो आपके क्या थे साथियों, विद्यापति
शिव भक्त थे, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट है। विद्यापति शिव भक्त थे। इनकी जो पदावली है मोस्ट है। देखो पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें नचारी कहा गया है, ये आपके पहले पूछा गया था। इसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। किसका साथियों? पदावली का जो है संपादन किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। पदावली में मुख्यतया राधा एवं कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। किसका साथियों? राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण की राधा और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है ना। यह रचना स्वांत सुखाय रचित है। इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर हुई है। किसके साथियों? जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर हुई है। इसमें राजा शिव सिंह, लक्ष्मण सेन एवं लखीमा देवी का वर्णन है। इस रचना का चैतन्य संप्रदाय में बहुत आदर है। पदावली के पदों को मादकता के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा था? नागिन की लहर कहा था। यह प्रश्न भी आपके आगे आएगा साथियों, किसने कहा था नागिन की लहर? नागिन की लहर कहने वाले कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो साथियों, ये आपके फिर से जो मैं आपको रोज बताती हूँ और हर क्लास में बताती हूँ और हर क्लास में बताती भी रहूंगी, है ना। देखो ये हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स अगर किसी को चाहिए तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस 200 रुपये है, लेकिन साथियों आपको ये 169 में आपको हिंदी साहित्य इतिहास मिल जाएगा। और इधर काव्य शास्त्र के हस्तलिखित नोट्स है। ये साथियों हस्तलिखित नोट्स है, डेमो पेज आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पर मैंने कम से कम 10 से 20 वीडियो डेमो के रूप में अपलोड कर रखी है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं ना। और अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास 169, अगर आपको काव्य शास्त्र का, अगर आपको ओनली काव्य शास्त्र चाहिए तो इसकी प्राइस 69 रुपये रहेगी। अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों चाहिए साथियों, तो काव्य शास्त्र की प्राइस हमने यहाँ पे 49 रुपये कर दी है। और ये आपको साथियों कॉम्बो के रूप में 218 रुपये में मिल जाएगी। कितने? 218 रुपये में। और ये आपको जो है साथियों पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ के रूप में मिलेंगी। प्रिंट आपको खुद को ही निकलवानी पड़ेगी। और अगर किसी को चाहिए साथियों तो चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ कॉल अवेलेबल नहीं है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7568374047। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको ये लिखना है कि मैम हमें नोट्स चाहिए। उसके बाद आपको पूरी डिटेल आगे दे दी जाती है। ठीक है, अभी तक भी साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कह रही हूँ कर लेना। नहीं तो संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को आप इसी प्रकार से करने के चक्कर में कहीं और जगह पे फालतू समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप यहाँ व्याख्या सहित हल देखने के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया प्रश्न था काफी बार, कि देसिल बयना सब जन मिट्टा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस आदिकालीन कवि की है? किस आदिकालीन कवि की साथियों? तो ये आपके चंद बरदई की, नरपति नाले की, अमीर खुसरो की, या फिर हम बात करते हैं विद्यापति की। तो देसिल बयना सब जन मिट्ठा ये पंक्ति किसकी है साथियों? विद्यापति की पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले अगला प्रश्न है। देखो सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कवि दृष्ट जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा। यह कथन किनका है? ये कथन कहने वाले कौन है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर हम बात करते हैं आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर गिरेसन। तो साथियों ये कथन कहने वाले कौन है आपके? वो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बिल्कुल मोस्ट है, आपको इसको मोस्ट लगा लेना है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल साथियों, जब भी पेपर देने बैठो सबसे पहले आप क्या करना है कि प्रश्न को पढ़ना है और गलत या सही पूछा उसका जवाब देखना है कि गलत पूछा है कि सही पूछा है ना, ये आपको जरूर देखना है। जैसे अगर आपको लगे कि यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा है सही पूछा, इसको राउंडिंग कर लेना है कि इसमें गलत कथन पूछा है ना, ताकि आपका साथियों प्रश्न गलत नहीं हो। देखो पहला ऑप्शन है, अमीर खुसरो की रचनात्मक सक्रियता का काल ईसा की 13वीं 14वीं शताब्दी माना जाता है। फारसी के विद्वान होते हुए भी उन्होंने हिंदी की उपेक्षा नहीं की। किसने? अमीर खुसरो ने, है ना। आगे हम बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन है, खालिक बारी खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। खालिक बारी क्या है? खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। एक ऑप्शन है साथियों, अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत मोहिनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो साथियों देखो ये आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके जो है समय कौन सा साथियों? 13वीं 14वीं शताब्दी माना जाता है ना। ठीक है, इन्होंने हिंदी की उपेक्षा की थी, बिल्कुल आपका ये कथन भी सही है। और खालिक बारी खुसरो की प्रसिद्ध क्या है रचना, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन आपका जो चौथा नंबर का ऑप्शन साथियों, अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत मोहिनुद्दीन चिश्ती के शिष्य नहीं थे। किसके शिष्य थे साथियों? कमेंट करके बताना ये किसके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये आपको पता होना चाहिए ना। निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे। आगे चले
देखो साथियों, आपके सामने मैंने रखी है एक बहुत ही शानदार क्लास और वो आपको कल देखने को मिलेगी। क्लास है आपकी साथियों, कल देखना ना भूले, बिल्कुल आपको देखना नहीं भूलना है। अगली क्लास के बारे में आपको एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कल आपको क्लास देखना नहीं भूलना है। क्लास संख्या आपकी 8 रहेगी और साथियों मैराथन रहेगा आपके संपूर्ण आदिकाल पर। संपूर्ण आदिकाल पर आपके मैराथन रहने वाला है। और प्रश्नों की संख्या में बात करते हो साथियों, तो 300 से आपके कितने 400 प्रश्न, 300 से 400 300 प्लस प्रश्न आपको इस मैराथन में देखने को मिलेंगे। और इसमें साथियों आपके नामकरण, अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य से संबंधित आपके कितने साथियों लगभग 300 से प्लस प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और ये क्लास आपके साथियों कल कल रहेगी आपके बुधवार को 19 मार्च 2025 को रहने वाली है। और साथियों समय शाम को 8 PM और ये क्लास आपको कैसी प्राइमर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल आपको जो है साथियों चूकना नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। और साथियों इस क्लास के लिए, मेरी इस मेहनत के लिए आपको वीडियो को एक लाइक देना है और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करना है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। तो साथ ही आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो कथन है यहाँ पे सही नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। आगे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। आपको पता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके हैं? दामोदर, दामोदर के है ना, कवि दामोदर। ये इनका क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, बिल्कुल साथियों क्या आपका जो है ऑप्शन सही है, ये गलत आपका। ठीक है, राहुल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, बिल्कुल सही है। और वन रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे साथियों कौन सा विवरण सही नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है कि वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है। अब देखो हम वसंत विलास की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका सारा कंफ्यूज जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो कंफ्यूज है, वसंत विलास के रचनाकार कौन है? आपके अज्ञात है। समय इसका 13वीं शताब्दी है। संपादन इसका किसने किया था साथियों? वसंत विलास का करने वाले आपके माता प्रसाद गुप्त है। कुल छंद इसमें कितने हैं? 84 हैं, 84 छंद है। काव्य रूप इसका कौन सा है? मुक्तक काव्य है। और इसमें रस कौन सा साथियों? वियोग श्रृंगार रस है। तो आपको कर लेना यहाँ पे कि कौन सा साथियों वीर रस नहीं है, कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम बात करते हैं, इस रचना में स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। और एक साथियों एक विशेषता और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई है। कौन सी आपकी जो वसंत विलास रचना है, ये कौन से ग्रंथ में? हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ में ये प्रकाशित हुई है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। इसके छंद जो साथियों, छंद बिल्कुल मोस्ट आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखो प्रश्न है आपका, विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए वह कौन सी रचना है साथियों, जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और आपके विभाग सार। तो वो कौन सी रचना साथियों जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? तो वो आपकी पदावली रचना है। इसके आधार पर साथियों विद्यापति क्या कहलाए थे? मैथिल कोकिल कहलाए थे। क्या कहलाए थे? मैथिल कोकिल कहलाए थे। ठीक है, आगे चले। देखो अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया है? इसकी पूरी विशेषता जो है साथियों कि आपके जो विद्यापति हैं इनके उपनाम, आगे आपके सामने एक पेज आएगा बहुत ही शानदार, उसमें आपके विद्यापति के सारे उपनाम दिए हुए हैं। तो आपको क्लास छोड़ के नहीं जाना है, अंत तक बने रहना है। देखो प्रश्न था आपका अगला, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था? प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर हम बात करते हैं वर्ण रत्नाकर, एक आपका ऑप्शन है चर्या पद। तो किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था? तो ग्रंथ आपका कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, आगे चले। देखो हम बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसकी हम बात करते रचना है। देखो ये आपके जो साथी रचना है, इसके रचनाकार कौन हो गए? दामोदर दास हो गए। इसका समय क्या है? 12वीं शताब्दी, या फिर हम बात करते हैं तो 1145 ईस्वी। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। महाराज के राजकुमारों एवं पुत्रों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इसकी रचना की थी, है ना। इस रचना से तत्कालीन उस समय की बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का भी पता चलता है। दामोदर शर्मा ने
इसकी भाषा को क्या कहा था साथियों, अपभ्रंश भाषा बताया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। और हम बात करते हैं साथियों सुनीति कुमार चटर्जी, इसकी भाषा को प्राचीन कौशली अर्थात अवधि भाषा मानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना साथियों, और इसलिए इसको कौशल भाषा को अपभ्रंश अपभ्रष्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फिर से कह रही हूँ कर लेना। चलिए आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है? कीर्तिलता, खुमान रासो, जयचंद प्रकाश या फिर आपके खुसरो की पहेलियां। कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है? तो वो कौन सी आपकी कीर्ति लता। आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, देखो अगला प्रश्न आया है और बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने कुछ पंक्तियां दी हुई है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डायरेक्ट केस, चल खुसरो घर आपने रेन बहु बही चहु देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था, या फिर किसके देहांत पर एक पंक्तियां लिखी थी? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद या फिर बुल्ले शाह। आपको पता होना चाहिए साथियों कि अमीर खुसरो के गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया, है ना, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के निधन पर साथियों, निजामुद्दीन औलिया के निधन पर अमीर खुसरो ने पंक्तियां जो है ये दोहा लिखा था। कौन सा? कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बहीचो देश। तो बिल्कुल आपका प्रश्न यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा कैसी है? साथियों कीर्तिलता की भाषा कैसी है? तो वो है आपके अपभ्रंश, अवट, मैथिल या फिर प्राकृत। तो इसकी भाषा कौन सी है साथियों? अवट भाषा बिल्कुल मोस्ट है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं, देखो बिल्कुल आपसे साथियों, अगर आपने ये प्रश्नोत्तरी अगर आपने क्लास से देख ली ना तो समझ लो आपका हिंदी साहित्य इतिहास का बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा ना। विद्यापति की रचना की हम बात करते हैं, इनकी 3 भाषाओं में 14 रचनाएं हैं। कितनी? 14 रचनाएं हैं। कौन कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में रचित रचना, अवध भाषा में रचित रचना और मैथिल भाषा में रचित रचना। देखो संस्कृत रचित रचना इनकी कौन कौन सी है? सेव सरुसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक और कौन सी वर्ण कृत्य। साथियों ये कैसी है? इनकी संस्कृत भाषा में रचित रचना है। कौन कौन सी? सेव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक और वर्ण कृत्य। ये साथियों कैसी है? इनकी संस्कृत भाषा में रचित रचना है। अवध भाषा में रचित रचना इनकी कौन कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, और मैथिल भाषा में कौन सी है साथियों इनकी? तो वह कौन सी? पदावली। और एक इनका जो नाटक है साथियों गोरक्ष विजय, ये संस्कृत एवं प्राकृत दोनों में ही मिश्रित है। कौन सा? गोरक्ष विजय। बाकी लेकिन इनकी रचना पदावली जो है ये कैसी है? मैथिल भाषा में रचित रचना है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, ये हमारे नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर ही है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बिल्कुल पूरी जानकारी ले लेनी है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, प्रश्न की हम बात करते हैं। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवध कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस मुकर का महा है यह कुछ आया था यहाँ पर। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? ठीक है, किस जो है कृति के किस रचना के संदर्भ में कहा गया है? तो विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। तो किसके संदर्भ में कहा गया था साथियों? यह कहा गया था आपकी कीर्तिलता के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है, आदिकालीन कवि हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सी विशेषता अमीर खुसरो के संबंध में सही नहीं है साथियों? उनकी पहेलियां, मुकरिया और हम बात करते हैं कौन सी साथियों? 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी कौन कौन सी? पहेलियां, मुकरिया और 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका प्रश्न जो है कथन सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल ये भी आपका जो है कथ्य सही है। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ये भी आपका तथ्य बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश
देना मात्रता, जो कि आपका साथियों गलत है, बिल्कुल आपका क्या है कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको कुछ विशेषता एक्स्ट्रा लगती है तो अपने नोट्स में जरूर ऐड करते चलना है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। देखो अगला प्रश्न है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। राहुल वेल के विषय में कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। किसका, राहुल वेल का जो है साथियों रचनाकार कौन है, रोड़ा कवि। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, जो है आपका विशेषता सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, बिल्कुल आपका सही है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, बिल्कुल सही है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। नहीं साथियों, किसका है इसमें, इसमें राहुल नामक जो है नायक का शौर्य वर्णन नहीं है। ये आपको क्या है, इसका तथ्य गलत है, ठीक है। आगे चले। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये कि आपके क्या है तथ्य गलत है। आपको ध्यान रखना है इसमें किसका वर्णन है, इसमें रावल है ना। रावल कहाँ के साथियों, राजभवन के। राजभवन के जो रावल थे, राजभवन के है ना जो रावल थे, उनकी रमणियों का वर्णन है इसमें। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके नोट्स में नहीं ऐड है तो आप ऐड कर लेना ना, रमणियों का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। अभी हमने जस्ट बात की थी, आपको आ जाना चाहिए प्रश्न, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर हम बात करते हैं राहुल वेल। तो कौन सी साथियों राहुल वेल जो है कैसी है, शिलांकित कृति है, ठीक है। आगे चले। कौन इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य जो है साथियों सही नहीं है। राहुल वेल नायिका का नक्सिक वर्णन है। राहुल वेल नायिका का जो है क्या है, नक्सिक वर्णन है, बिल्कुल सही है आपके। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ, बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, बिल्कुल साथियों गलत है, क्या है ये गलत है। बाकी चौथा ऑप्शन देखते हैं हम, वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण हुआ, ये भी आपका क्या है तथ्य बिल्कुल सही है। तो आपका 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है। कौन सी रचना जो है साथियों इसमें आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है। वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, श्रावकाचार और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। गद्य साहित्य ने आप समझ सकते हैं साथियों, एक तो आपके जो लौकिक साहित्य था, लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य में आपका एक तो था गद्य साहित्य और एक होता आपका पद्य साहित्य। एक तो होता आपका गद्य साहित्य और एक दूसरा कौन सा होता है साथियों, पद्य साहित्य। पूछा गया कि कौन सी रचना आपके यहाँ पे जो है गद्य साहित्य की नहीं है, तो राहुल वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, श्रावकाचार और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो आपका श्रावकाचार जो कि आपके रचनाकार कौन है, देवसेन, ये आपके किसके साथियों गद्य साहित्य की रचना नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी, आपके जैन साहित्य की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना, किसकी, जैन साहित्य की रचना है आपकी श्रावकाचार रचना, ठीक है। आगे चले। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है और मोस्ट लगा लेना इसको, काफी बार पूछा गया था। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन किस कवि का है, तो साथियों किस कवि का है, अमीर खुसरो का, लल्लू लाल का, सदल मिश्र का, या फिर इंसा अल्लाह खा का। तो ये कथन किसका है, अमीर खुसरो का कथन है, बिल्कुल मोस्ट है। चले आगे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी, गयासुद्दीन तुगलक ने, निजामुद्दीन औलिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर आराम शाह ने। तो कौन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। देखो हम बात करते हैं अमीर खुसरो की उपाधियों के बारे में, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो अमीर खुसरो को साथियों तोता ए हिंद की उपाधि देने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। तूती ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, इन्होंने स्वयं ने, हिंदुस्तान की तूती कहा था। तूती ए हिंद की उपाधि इन्होंने खुद ने स्वयं ने दी थी। तुर्क ए अल्लाह भी इनको कहते हैं। कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार इनको किसने कहा था साथियों, ईश्वरी प्रसाद ने कहा था, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी साथियों आपके कौन कहलाते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, आपके अमीर खुसरो ही कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अवधि का प्रथम कवि भी इनको रामकुमार वर्मा ने कहा था। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि इनको कहा जाता है। अमीर का खिताब भी साथियों को कहने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था। मेघावी एवं सुकवि कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, मेघावी एवं सुकवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। और साथियों तोता ए हिंद और तूती ए हिंद, ये आपके कुछ फैक्ट साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहने वाले कौन है, इनका जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। बिल्कुल कम समय में हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय हम जो है साथियों
खराब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न के लिए आपको क्लास ले जाए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 25-25 प्रश्न लाते हैं, लेकिन क्लासें उनकी रहती हैं 1 घंटे की, 1 घंटे या फिर आपके 1 घंटे और 30 मिनट की क्लासें रहती है 25-25, और साथ ही व्याख्या कितनी करवाते हैं, मुश्किल से 1 या 2 फैक्ट बताते हो ना, और लगभग आपके 1.5-1.5 घंटे क्लास रहती है, आप देख भी नहीं पाते हो। लेकिन साथियों यहाँ मैंने आपके सामने 50-50 प्रश्न लिए हैं, मुश्किल से आपके 30 से 40 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाती है ना। और एक साथ आप ऐसे में नहीं है कि आप एक इसमें आप क्लास में 50 प्रश्न नहीं कर रहे हो, साथ के साथ मैंने आपको 50 प्रश्न एक्स्ट्रा भी बताए हैं ना, जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं। चले आगे देखो, किसने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है? साथियों विद्यापति को हमने हमने अमीर खुसरो के बारे में बात कर ली, उनके उपनाम के बारे में। अब हम बात करेंगे विद्यापति के उपनाम के बारे में। तो श्रृंगार विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि किसने माना है? तो किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर हम बात करते हैं साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो किसने विद्यापति को भक्त कवि नहीं, विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है? किसने विद्यापति को वाक सिद्ध कवि कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, आगे चले। देखो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न को देखने से पहले आप बात कर लो विद्यापति के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था। विद्यापति के उपनाम देखो, इनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, इनको अभिनव जयदेव भी कहते हैं साथियों। किसको? पदावली जो इनकी रचना थी उसके आधार पर साथियों इनको अभिनव जयदेव भी कहते हैं, और कहने वाले कौन है? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इनको कवि शेखर भी कहते हैं, इनको रहस्यवादी कवि भी कहते हैं, कहने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। इनको पंचदेवोपासक भी कहते हैं, और कहने वाले कौन है? हरप्रसाद शास्त्री हैं। इनको अपर रूप का कवि और जातीय कवि भी कहते हैं साथियों, कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह जी हैं। इनकी पदावली के पदों को नागिन की लहर भी कहा जाता है साथियों, कहने वाले कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचानन भी इनको कहते हैं, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल साथियों, आपका एक एक प्रश्न का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा नोट्स में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने यही कहा था नोट्स खरीद लो, और आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लगे कहीं से कि हाँ कि ये पहले प्रश्न ऐसा कुछ आया हुआ था, इसकी विशेषता है, तो उसमें ऐड कर लो। देखो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ते हैं, चाहे आप किसकी भी तैयारी करो, चाहे कहीं से भी कोचिंग की हो, ऑफलाइन की हो, ऑनलाइन की हो, कैसे नोट्स परचेज की हो, कुछ भी की हो साथियों, उस नोट्स के साथ साथ आपको कम से कम ऐसे मान लो कि 70% आपको वो नोट्स कवर करवाते हैं, बाकी के 30% साथियों आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लगा के ही आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, है ना। इनको कूच कवि किसने कहा था? बाबूराम सक्सेना ने और हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विद्यापति भक्त कवि नहीं बल्कि श्रृंगारी कवि है? किसने कहा था कि विद्यापति भक्त कवि नहीं बल्कि श्रृंगारी कवि है? श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किसने कहा था साथियों? कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको भक्त कवि नहीं बल्कि क्या कहा था? श्रृंगारी कवि कहा था, है ना। यहाँ ऐड कर लेना आप इनको कि श्रृंगारी कवि कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, इनमें से इनमें से किसने किसने विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि नहीं माना था? विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि नहीं मानने वाले की हम बात करते हैं साथियों, तो देखो रामचंद्र शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और हरप्रसाद शास्त्री। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है साथियों, इन्होंने इनको विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि नहीं माना था। ठीक है, आगे चले। इसका भी मैंने नोट्स पे बहुत अच्छी तरीके से शो कर रखा था, आपको तीनों पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप नोट्स खरीदोगे। मैंने यहाँ पे हो सकता है वो पेज नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं। देखो आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है, किस आदिकालीन ग्रंथ को मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है? किसको? कीर्तिलता को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, वर्ण रत्नाकर को, और वसंत विलास को। तो किसको कहा जाता है साथियों? वो कहने वाले किस आदिकालीन ग्रंथ को मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा, है ना। ठीक है, आगे चले। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है साथियों? दामोदर शर्मा, कवि कल्लोल, हेमचंद्र और रोड़ा कवि। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? वो है आपके कवि कल्लोल, है ना। चलिए आगे देखो, ढोला मारूरा दुहा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ विशेषता है, देखो आपका देखो साथियों जो है लौकिक साहित्य है, हम इसी की बात कर रहे हैं कब से। इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, कौन से? एक तो पद्य साहित्य, एक कौन सा? गद्य साहित्य, है ना। पद्य साहित्य में आपके कौन कौन सी रचनाएं और कौन कौन से कवि आते हैं? इसमें आपका ढोला मारूला दुहा, जिसके रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल है, और इसका समय क्या है? 11वीं शताब्दी, है ना। एक आते हैं आपके संदेश राशक, जिसके रचनाकार आपके अब्दुल रहमान है, और इसका समय कितना है? 11वीं से 12वीं शताब्दी, है ना। वसंत विलास आपकी रचना है, यह अज्ञात इसके रचनाकार है, इसका समय कितना है? 13वीं शताब्दी। विद्यापति का समय कितना है? 14वीं शताब्दी। और अमीर खुसरो का समय क्या है? 1255 ईस्वी, है ना। लगभग हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी, है ना।
देखो ये आपके कौन से पद्य साहित्य वाले, इधर आते हैं आपके गद्य साहित्य वाले। इसमें आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुवलय माला हो गई, जिसका समय कितना, 9वीं शताब्दी, रचनाकार कौन हो गए, उद्योतन सूरी। एक है राहुल वेल, राहुल वेल का समय कितना है, 10वीं शताब्दी, और इसके रचनाकार कौन है, रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचना का जो है समय इसका 12वीं शताब्दी है, और रचनाकार कौन है, दामोदर दास। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी है, और इसके रचनाकार कौन है, ज्योतिश्री ठाकुर। प्राकृत पेंगलम, इसके रचनाकार कौन है साथियों, लक्ष्मीधर है, और इसका समय कितना है, 14वीं शताब्दी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ये आपको दो फोटो दिख रही होगी, ये काव्य शास्त्र के हस्तलिखित नोट्स है, और ये आपके हिंदी साहित्य इतिहास के हस्तलिखित नोट्स है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलेंगे, अंदर बाकी पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, है ना, दे रखी है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों को मादकता के कारण नागिन की लहर है, यह किसका कथन है? किसका कथन था साथियों? राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विद्यापति की जो पदावली है, इसके श्रृंगारिक पदों को मादकता की लहर करने वाले कौन है साथियों? वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल आपके कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? अमीर खुसरो की रचना जो है कौन सी रचना नहीं है? शायरी, गजल, मुकरिया, पहेलिया और दो शकुने। तो कौन सी नहीं है साथियों? शायरी उनकी जो है क्या है, उनके द्वारा रचित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, देखो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अमीर खुसरो की कुछ रचना के बारे में, जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपके बिल्कुल 100% बनता है ना। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं, किसकी, अमीर खुसरो की। देखो इनकी रचना तो कौन सी है, खालिक बारी, वस्तुतः फारसी हिंदी का हिंदी शब्दकोश है। कौन सी, खालिक बारी। पहेलिया और मुकरिया इनकी कैसी हैं, उक्ति विचित्र की प्रधानता इन दोनों रचनाओं में। ठीक है, गजल हो गई, दो शकुने हो गई। एक इनकी रचना है नुह सिपर, इसमें भारतीय बोलियों का क्या है, विस्तृत वर्णन है। नजरान ए हिंद हो गई, हालात ए कन्हैया हो गई, आशिक हो गई, आवाज ए खुसरवी हो गई, और साथ ही इसमें क्या है, आवाज ए खुसरवी में इसमें संगीत संबंधी क्या है, ये रचना है। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख आपके अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि शेखर किस कवि को कहा गया है? कवि शेखर किस कवि को कहते हैं साथियों? स्वयंभू को, पुष्यदंत को, विद्यापति को, या फिर सरप्पा को? तो कवि शेखर किसको कहा जाता है, विद्यापति जी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शाक्त के, शैव के, वैष्णव के, या फिर सूफी के? तो साथियों विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? वो आपके शैव मत के अनुयायी थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, कामिनी करे सुनाने, हे हेर तही हृदय हनये, पंच बाने। पंक्ति किस कवि की, किस कवि की है? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, चंद बरदई की, या फिर नरपति नाल की? तो साथियों ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां आपके रहने वाली हैं किसकी, विद्यापति की। बिल्कुल आपका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहे को बिहाए परदेश सुन बाबुल मोरे। पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद बरदाई और नरपति नाल। तो ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष कहानी हाँ कहाँ जस्सु पथावे पुण्य। पंक्ति किस कवि की है? चरपटनाथ, अमीर खुसरो, सरप्पा और विद्यापति। तो ये साथियों पंक्तियां किस कवि की हैं? ये आपके विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निर्जन उरज हेरही करत, बेरी हंसई जे अपन पयोदर। हेरी किस रचना की पंक्ति है? किस रचना की पंक्ति साथियों? विद्यापति पदावली, परमाल रासो, विसल देव रासो और संदेश रासव। ठीक है, रसक। तो साथियों किसकी रचना है? ये आपकी निर्जन वाली। तो ये आपकी किसकी है? विद्यापति की पदावली की जो है रचना की पंक्तियां हैं। ठीक है, एक जो आपके सामने कथन है, सॉरी आपकी पंक्ति है कि कूच जुग शंभु परसे केर बोल, लन्ही तम प्रतीति मोहि बेल। पंक्ति के रचयिता कौन है? चरपटनाथ, अमीर खुसरो, सरप्पा और विद्यापति। तो इसके रचनाकार कौन है साथियों? विद्यापति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। मेरा जोबना नवेलरा बयो है गुलाल। पंक्ति के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, विद्यापति, सरप्पा और रामानंद। तो इसके जो है साथियों रचयिता कौन है? वो आपके अमीर खुसरो। आगे चलिए अगला प्रश्न है, सेसव जौवन दुहु मिली गेल, दुहुदल बले दंद परी गेल, कंभुक बांधे कच कबहू विथारी, कंभू ढापे अंग कंभू उदारी। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, विद्यापति, सरप्पा, या फिर हम बात करते हैं रामानंद। तो साथियों किसके द्वारा रचित है? ये आपके विद्यापति के द्वारा रचित। आपका ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? दिल्ली, फरुखाबाद। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है साथियों? इसकी हम बात करते हैं तो दिल्ली,
फर्रुखाबाद, एटा, हापुड़। तो कहाँ साथियों, एटा में इनका जन्म है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, कुछ सरल सरल प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। विद्यापति को किसने हिंदी का प्रथम कवि कहा है? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिस्र बंधु। तो इनका हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? बच्चन सिंह जी, बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कृति खलिक बारी की विषय वस्तु क्या है? इसमें प्रेम का चित्रण है, एक व्याकरण ग्रंथ है, या फिर एक शब्दकोश है, या फिर मनोरंजक पद्य है। तो साथियों कैसी रचना है ये? आपके रचना कैसी है? ये एक शब्दकोश है। कैसी है ये? आपके खलिक बारी क्या है साथियों? एक शब्दकोश है। मैंने आपको बिल्कुल बताया था विशेषता के रूप में। खलिक बारी कृति विभिन्न भाषाओं का शब्दकोश है। कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? कौन सी भाषा जो है साथियों खलिक बारी में शामिल नहीं है? तो आपके अपभ्रंश, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी साथियों जो अपभ्रंश भाषा है ये आपके किसमें खलिक बारी रचना में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस हिंदी कवि ने मनोरंजक साहित्य की रचना की है? मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की थी? विद्यापति ने, स्वयंभू ने, विद्यापति देखो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो है ना, विद्यापति ने, स्वयंभू ने, विद्यापति ने। आपके हो सकता है दो दो ऑप्शन आ गए। अच्छा ठीक है, यहाँ अमीर खुसरो जी कुछ एक ऑप्शन और कर लो साथियों। इसके वजह से जो है इसके रचना करने वाले कौन? आपके अमीर खुसरो है। तो यहाँ आपको जो है क्या करना है, ऑप्शन चेंज कर लेना, कोई सा कुछ भी ऑप्शन रख सकते हो आप। ठीक है, आगे चले। देखो आज के साथियों आपके प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। लगभग हमने कितने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं साथियों। 50 तो नहीं है, 53 प्रश्न हो गए। लेकिन 53 के साथ मैं बात करना चाहूंगी साथियों। आपको पता है कि 53 के साथ साथ मुझे लगता है जहां तक आपने शायद लगभग आपने 150 प्रश्न कवर कर लिए। कितने? 150 प्रश्न। और हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों, अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कल से आपकी क्लासेस जो किसकी मिलेगी, भक्ति काल की मिलेगी। कल तो आपका मैराथन है, उसके बाद आपको मैराथन के बाद में साथियों बता दिया जाएगा कि आपको जो है भक्ति काल की क्लासेस कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल कल परसों में आपके भक्ति काल की रहेगी, कल तो आपका एक मैराथन रहेगा। तो धन्यवाद सभी के लिए। और अभी तक भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो कर दो। अब तो क्लास भी खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब तो आपको शायद क्लास को लाइक कर देना चाहिए और अब तो शेयर कर देना चाहिए ना। अब तो कम से कम खुद देखो, सबसे पहले हमारा पेट भरे फिर दूसरों का भरे। अब अपने देख ली तो अब दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दो कि चलो ठीक है यार आप भी देख लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा ना, जिसकी मेहनत जिसके साथ है ना। ऐसा मत सोचा करो, बिल्कुल खुद की सबकी मेहनत अपने साथ होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।